देखिए आज का टॉपिक है ई वी और आर में संबंध। ई क्या है? सेल का विद्युत वाहकत्व। वी सेल के जो सिरे हैं उनके बीच में विभवांतर, और आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो टॉपिक ऐसे भी पूछा, हालांकि जिसको भी कई बार पूछा गया है, टॉपिक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ई वी आर में संबंध स्थापित कीजिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बात एक ही है, और ये जो संबंध निकल करके आएगा ये न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इस संबंध को निकालने के वैसे हमारे पास दो तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल मेथड की बात करता हूं। आपने एक सेल ले लिया, सेल कल हमने डिटेल में आपको समझा दिया था। सेल में एक बर्तन होता है, बर्तन कांच का या किसी मेटल का, कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर कांच का यूज करते हैं क्योंकि मेटल वगैरह समय के साथ खराब होने लगती है। तो ये कांच का कोई बर्तन हो गया, इसके अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये प्लेट टाइप की है जो अंदर पानी मान लो या सॉल्यूशन मान लो उसके अंदर जो डूबी हुई है, एक इसमें नेगेटिव हो गई और दूसरी पॉजिटिव। ये मान लो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब आपने इसके बीच में एक बाहरी प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध का मतलब वो बल्ब हो सकता है, वो पंखा हो सकता है, जो भी काम आप करना चाहते हो वो है। आप इस सेल से एक बल्ब जलाना चाहते हो तो मान लीजिए बल्ब है, लेकिन बल्ब हो, पंखा हो या और कोई काम कर रहे हो, वो सब प्रतिरोध होते हैं। इसका मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहरी प्रतिरोध आर आपने ले लिया, और ये मान लिया कि भाई इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। तो आई यहाँ भी आई दिखाओ हुई, यहाँ पर भी आई, और जब सेल के अंदर एंटर करती हुई आएगी तो वो भी करंट आपकी आई होगी। अब विद्युत धारा का देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित कौन कराता है? सेल का विद्युत वाहक बल। अगर सेल का विद्युत वाहक बल एक तरह से मान लो कभी जीरो हो जाए, इसका मतलब उस सेल से कभी भी आपको विद्युत धारा नहीं मिल सकती। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो जाए तो भी विद्युत धारा नहीं मिल सकती। आंतरिक प्रतिरोध अनंत होने का मतलब है कि अब भाई प्रतिरोध का मतलब धारा का अवरोध, और अवरोध अनंत हो गया तो धारा तो जीरो हो जाएगी, तो धारा अपने आप खत्म हो गई, उससे आप विद्युत धारा नहीं दे सकते। चलिए, तो कुल मिलाकर के पहले अब इस सेल के अंदर में एक प्रतिरोध और शो कर रहा हूं यहाँ पे ऐसे करके, और इसको बोला जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और उस पर नोटेशन दिखा दिया मैंने स्मॉल आर। अब अगर हम इस सर्किट देखें ऐसे करके, ये और ऐसे करके चले, तो टोटल प्रतिरोध हमें कितना दिख रहा है? यानी तार हमारा एक ही है, करंट एक ही तरह से फ्लो होगी, सेल के अंदर भी करंट दिखाओगे आप, करंट की वैल्यू आई ही रहेगी। तो टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा हमारा इस परिपथ का, वो हो जाएगा कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दोनों ही ऐसे करके एक ही वायर है, विद्युत धारा दोनों में एक जैसी है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में हो गया, कहीं भी वायर हमारा ब्रेक नहीं हुआ। और श्रेणी क्रम में तारों का प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो आपने पढ़ा है R1 प्लस R2 प्लस R3 की तरह से। तो जो भी प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में आपने जोड़ के दिखा दिया। अब बात आती है विद्युत धारा निकालने की। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू, वैसे तो V अपॉन R कहते हो ओम्स लॉ से, लेकिन V थोड़ी विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करा रहा है विद्युत वाहक बल। इसका मतलब विद्युत धारा I इक्वल टू हो जाएगा, विद्युत धारा I इक्वल टू E अपॉन कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध है हमारा R प्लस R। अब आपको ध्यान रखना, ये कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आप हमेशा उस सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालने की कोशिश करेंगे, और जब भी धारा निकालेंगे तो धारा इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल। भाई मान लो ये तो एक ही सेल है, लेकिन आगे चल के ऐसा भी हो कि सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तो पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालने की बात किया जाया करेगी। तो टोटल विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल प्रतिरोध। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आपस में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा I और R प्लस R। E इक्वल टू I का मल्टीप्लाई कर दिया तो I R और प्लस I R। ये I R क्या चीज है? अगर हम इसके सिरों पर, या तो इस प्रतिरोध के सिरों पे कह दो, या टर्मिनल के, इसके दोनों टर्मिनलों पे, बात एक ही हो जाती है। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, यानी वो हो जाएगा उसका विभवांतर। इसका मतलब यहां पे आप कह सकते हैं IR
इज इक्वल टू V। ये उसका क्या हो गया, विभवांतर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस IR। तो देखिए वास्तव में तो एक यही रिलेशन है और इसी को आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई न्यूमेरिकल वगैरह इस तरह का तुम्हें लगे जहां पर आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, विभवांतर की बात कर रहा है, विद्युत वाहक बल की बात कर रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो आर का ही रिलेशन निकालना है, ये रिलेशन हो गया EVR में, लेकिन हम चाहते हैं कि आर के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दीजिए इसको। IR इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V, और R निकालना है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। एक ये भी रिलेशन है। अगर आपके पास E, V और I तीनों हैं और R पूछे तो आप इसमें लगा करके सीधे सीधे R निकाल दो, हालांकि वो यहां से भी निकल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें विद्युत धारा का मान नहीं देगा, बल्कि विद्युत धारा का मान नहीं देगा तो फिर हमें विद्युत धारा का मान निकालना पड़ेगा। अब वो कहां से निकालोगे, वो कुछ नहीं, यही आपका ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो आप चाहें तो यहां पे साइड में लिख करके भाई I इक्वल टू होता है V अपॉन R, और आप उसको पुट कर सकते हो। तो फिर R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I की जगह पे आ जाएगा V अपॉन R आएगा, वो R चला जाएगा ऊपर। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, इसको भी आपको याद रखना है। जब आगे एक टॉपिक आता है, आजकल शायद सिलेबस में नहीं है, देख लेंगे उसको, और लेकिन प्रैक्टिकल में है। और प्रैक्टिकल क्या है, किसी सेल का, सेल हमारा ये है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, लेकिन किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। विभव मापी के दो प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में। एक तो विभव मापी की सहायता से किन्हीं दिए गए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, कंपैरिजन करना उनका। और दूसरा प्रैक्टिकल है किसी दिए गए लैप्लासियन सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। तो जब आंतरिक प्रतिरोध निकलवाने की बात आएगी तो फिर आप इस फॉर्मूले को वहां पे यूज करोगे, ये फॉर्मूला वहां यूज होगा, इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, और मैं वहां आपसे पूछूंगा तो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वहां E निकाला जाएगा, V निकाला जाएगा, R की वैल्यू होगी कैपिटल R की, और उससे हमारा स्मॉल r निकल करके आ जाएगा। तो ये एक तरह से रिलेशन हो गया भाई E, V और R के बीच में, या फिर कह लीजिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए आपने सूत्र की स्थापना कर दी। लेकिन यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहे न रहे ये, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसकी हेल्प से ये अपने आप बन जाएगा, इसकी हेल्प से आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल दो तरीके के आते हैं। एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जब सेल से तुम करंट ले रहे होगे, और एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जब सेल को तुम करंट दे रहे होगे। अब आप कहोगे कि सर सेल को करंट क्यों देंगे, भाई सेल हो गया वीक, अब चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं। आपके घर का इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी जब वीक हो जाती है तो उसे चार्ज किया जाता है। तो दो तरह के न्यूमेरिकल होंगे, और वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ोगे। अगर वो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज कह रही है कि सेल से विद्युत धारा ली जा रही है, सेल से हम करंट ले रहे हैं, एक्चुअली में उसको बोला जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। जब सेल से तुम विद्युत धारा लेते हो तो इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, समझ रहे हो ना बात को भाई। जब सेल से करंट ले रहे हैं तो डिस्चार्ज हो रहा है ना वो, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला, क्योंकि वास्तव में सेल से ही तो धारा ली जा रही है ये, और सेल डिस्चार्ज हो रहा है, वीक होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप धारा लेते जा रहे हैं, तो उस केस में आपका फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। और वास्तव में इस केस में क्या होता है, E इज ग्रेटर देन V। हमेशा विद्युत वाहक बल का मान उसके विभवांतर से ज्यादा होता है, उसके सिरों के विभवांतर से ज्यादा होता है जब आप सेल से धारा ले रहे होते हैं। दो चीज कह सकते हैं इसमें, सेल से धारा ले रहे हैं, यानी ये फॉर्मूला कब के लिए, पहला पॉइंट, सेल से धारा ली जा रही है, और दूसरे पॉइंट में कह सकते हो या सेल डिस्चार्ज हो रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर दोनों ही पॉइंटों की बात की जाए तो दोनों पॉइंट एक ही चीज है,
जब सेल से धारा लेते हैं तो सेल उस समय डिस्चार्ज ही होता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी डिस्चार्जिंग का नाम लेकर के तुमसे पूछ ले, तो उस केस में ई का मान हमेशा v से बड़ा होगा और फॉर्मूला आपका आएगा E = V + IR। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है समझने के लिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि उसमें सेल हो गया हमारा वीक, और अब हम कोई बाहरी सोर्स लगा करके, जैसे कि घर में क्या है, बैटरी वीक हो गई तो अब बाहर की जो वोल्टेज आती है उसको लगा करके उसको चार्ज कर रहे हैं, तो बाहरी सोर्स लगा करके अब हम उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं। तो दूसरे केस में क्या होगा, जब लैंग्वेज ऐसी होगी कि उस लैंग्वेज से तुम्हें पता चल जाएगा कि सेल को चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेल डिस्चार्ज, और वहां पे सेल क्या हो रहा है, चार्ज। तो ये पहला पॉइंट तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब सेल चार्ज हो रहा है। और दूसरा पॉइंट आप ऐसे भी कह सकते हो, सेल चार्ज हो रहा है, या उसको दूसरी तरह से ऐसे कहा जा सकता है, जब सेल को धारा दी जा रही है। ठीक है, सेल से धारा ली नहीं जा रही, बल्कि सेल को धारा दी जा रही है। तो दूसरे पॉइंट पे ये भी याद रखें, जब सेल को विद्युत धारा दी जा रही है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो न्यूमेरिकल 100% आपका गलत होना है। आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पढ़ते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि सर ने दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि चार्जिंग की बात है या डिस्चार्जिंग की बात है, सेल से धारा लेने की बात है या सेल को धारा देने की बात है। और ये चीज तुम जैसे ही पहचान लोगे फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ऐसा केस होता है कि सेल को धारा दी जाती है, इसका मतलब है कि सेल के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल दिया जा रहा है वो ज्यादा है और उसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया था, कम हो गया था, तभी तो सेल वीक हो गया। तो इस केस में V बड़ा होता है किससे, E से, या फिर ये कहिए E हमारा छोटा होता है। और E अगर छोटा होगा तो तुम ये फॉर्मूला थोड़ी लगा पाओगे भाई, E = V + IR लगा दोगे तो यहाँ तो E V + IR, इसका मतलब बड़ा दिख रहा है ना यहाँ तो। लेकिन अब इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा फिर वो फॉर्मूला होगा आपका E = V - IR, ये लगेगा फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला दोनों लगभग सेम है, एक में E = V + IR है, एक में E = V - IR है। अब आप समझ जाओगे कि कब कौन सा बड़ा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये चीज बहुत ध्यान देनी है आपको, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए इस बात का ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा टॉपिक हो गया अपडेट।